आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमें पत्रम पुष्पम के साथ सहायता करके अनुग्रहित करें। ये जो आप क्यूआर देख रहे हैं ऊपर दाहिने हाथ पर, उसको स्कैन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आर्थिक सहायता दे सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और जैसे जैसे राहुल भैया के रथ का पहिया आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे उनके रथ के पहियों के जो भी हिस्से हैं वो टूट टूट के गिरते जा रहे हैं। आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इस समय धीरेन्द्र पुंडीर जी और ओंकार चौधरी जी। सर नमस्कार। और सबसे बड़ा जो विशेषकर दोनों महानुभावों को इसलिए बुलाया है कि जयंत चौधरी जी जो हैं वो ही खिसके जा रहे हैं, पता चला, जिसके बल पर पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की रणनीति आधारित थी, वो ही निकल जाएगा तो क्या होगा। आंध्र प्रदेश में भी मामला जो है वो कुछ दूसरा हो गया है एनडीए का। और तो और अन्नामलाई ने 15 एक्स एमएलए और एक एक्स एमपी एडीएमके से खींच लिए हैं। तो राहुल भैया का ये जो यात्रा जो है, ये इसके बताएं, आप तो अनुभवी हैं कि ये कौन से मुहूर्त में आरंभ हुई थी और इसका जो संकल्प लिया गया था वो क्या लिया गया था। ओंकार जी। संजय जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने ये जो इस समय इंडी अलायंस की लंका में जगह जगह आग लगती हुई दिखाई दे रही है, इसको बहुत सोच समझ करके डिजाइन किया है। मणिपुर से जब वो बाहर निकले और नागालैंड के जरिए असम पहुंचे, तो पहली मुसीबत उनके सामने असम में आ गई। उनको हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्रैप में ले लिया। एक शहर के भीतर से वो जाना चाहते थे, वहां कन्फ्रंट्रेशन हुआ, बैरिकेड वगैरह तोड़ दिए। नतीजा ये हुआ कि मुकदमे दर्ज हुए और गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि गिरफ्तार करूंगा अगर वायलेशन किया, और अभी नहीं करूंगा क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनकी हमें जरूरत है। तो लोकसभा चुनाव निपट जाएंगे, उसके 2 महीने बाद गिरफ्तार करूंगा। उसके बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पैर रखने ही वाले थे। उससे पहले ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि अकेले चुनाव लड़ूंगी, हमें कांग्रेस की या वामपंथियों की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अगर चाहे तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ ले। फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ने वाले थे, बिहार पहुंचने वाले थे, नीतीश बाबू खिसक लिए। नीतीश बाबू जो हैं वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए, लालू और कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया और वामपंथियों को भी। आज हमने चित्र देखे हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है नीतीश कुमार ने दिल्ली में आकर के, और बहुत खूबसूरत बुके दिया है फूलों का। उसमें कुछ स्पेशल तरह तरह के बहुत ही रंगीन से फूल वगैरह जो हैं उसमें गुलदस्ते में हैं, और वैसा ही चमकता हुआ दमकता हुआ सा एक गुलदस्ता अमित शाह को भी उन्होंने भेंट किया है और बड़े रिलैक्स लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनकी आंखों में झांक रहे हैं तो जैसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि बेटा घूम आए, ले लिए मजे, आ गए फिर से, अब मत जाना, कुछ इस अंदाज में। अच्छा, अभी झारखंड पहुंचने वाले थे तो हेमंत सोरेन अंदर हो गए। इसके बाद अब यूपी का नंबर है, तो जैसा आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी खिसकने वाले हैं, बात हो चुकी है। सुबह आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है, तो मैंने फिर पता किया आरएलडी के जो अपने पुराने सूत्र हैं,
तो जी। पता चला कि अनुराग ठाकुर के जरिए बातचीत हो रही है। अनुराग ठाकुर और जयंत चौधरी आपस में दोस्त हैं और बात लगभग फाइनल है, अगले 2-3 दिन के भीतर चीजें घोषित हो जाएंगी। तो आज आप देख ही रहे होंगे अखिलेश बबुआ का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि जो किसानों कमेरे वर्ग के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जयंत चौधरी हमारी इस लड़ाई को कमजोर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि फोन उठा करके घुमाने और संवाद करने और पूछने की भी अब स्थितियां परिस्थितियां नहीं बची हैं, वरना ऑन कैमरा आके वो ये बात ना करते। वो तो कॉन्फिडेंट होकर के कहते कि नहीं नहीं जयंत जी कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारी बात हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 3 सीटों पर मामला फंसा हुआ है कि ये जोर दे रहे थे अखिलेश यादव कि इन 3 सीटों पर, जैसे तबस्सुम को कैराना में एक बार लड़ाया था आरएलडी के चुनाव चिन्ह पे, लेकिन वो नेता थी, कार्यकर्ता थी इनकी समाजवादी पार्टी की। तो उसी तरीके से ये जयंत चौधरी को 7 सीटें ऑफर तो कर रहे हैं, लेकिन 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट आरएलडी के सिंबल पर लड़वाना चाहते हैं और ये जयंत चौधरी को नागवार गुजर रहा है। एक आध सीट है जैसे मुजफ्फरनगर की है, उस पर कन्फ्रंटेशन अखिलेश यादव अपना प्यादा वहां से उतारना चाहते हैं। इनके पिताजी यानी अजीत सिंह वहां से लड़े थे और कुल 6000 के आसपास वोटों से संजीव बालियान से हारे थे। तो ये नहीं चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर सीट जो है उसके लिए छोड़ी जाए समाजवादी पार्टी के लिए। तो इसलिए ये एक लड़ाई चल रही थी अंदर खाने, पर जयंत चौधरी भी जा रहे हैं इधर, ये लगभग कंफर्म खबर है, इसमें कोई इफ एंड बट है नहीं। तो जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, हमें और भी अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। जी जी धीरेन्द्र जी, जयंत चौधरी पर आप बहुत प्यारी लाइन है, क्योंकि आपने ये बातचीत सिर्फ जैन से शुरू नहीं और की। वैसे मैं बता दूं, मैंने देख लिया वो फूल जो है वो ब्लू ऑर्किड्स है। ब्लू ऑर्किड्स उन्होंने विशेष रूप से दिए हैं, तो बिल्कुल जो है वो प्रेम प्यार मोहब्बत का प्रतीक है। ये जो है आपने चूंकि यात्रा को, पूरी यात्रा को कहा, तो मुझे लगता है कि उसको मैं अगर उस तरह देखूं तो अंधा युद्ध की वो लाइनें याद आती हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नीति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। जब ये डिसाइड किया जा रहा था चुनाव के लिए, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से इस पूरे चुनाव को बाकायदा एरिया वाइज डिसाइड कर लिया है। कैसे एरिया से डिसाइड होगा, कैसे वो यात्रा जब चलेगी तो अचानक मिलिंद देवड़ा निकल जाएंगे, कैसे वो निकलेंगे, कैसे, मतलब ये एक बहुत ही, मुझे लगता है कि एक इतना प्लान्ड है। हाल फिलहाल के समय में इस तरह की राजनीति को वाकई मुझे उन याद आ रहा है निर्जा जी का, कि अभी भी मोदी की पॉलिटिक्स को धीरेन्द्र जी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के पास टाइम ही टाइम है इस तरह की चीजें डिजाइन करने के लिए। मतलब ये एक उनके पास भरपूर टाइम है, एक बहुत ही पॉलिटिकली एक बात तो कह सकते हैं, इसका मतलब आपके कहने से ये सिद्ध हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो राहुल गांधी का पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, पूरा उन्होंने उनकी यात्रा में उनको अखबार में किसी चीज, देखिए उनको कोई अखबार तो बहुत सिंसियर ले नहीं रहा है, कोई मीडिया उनको बहुत सिंसियर ले नहीं रहा है, और इस पे उनके कुछ लोग जो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, मुझे हैरानी होती है कि वो अब जो नहीं दिखा रहा है वो गोदी मीडिया हो गया, जो दिखा रहा है वो बहुत ही राष्ट्रीय। मैं 2004 के उस पहले उसका गवाह हूं, शाहजहांपुर में हम लोग गए थे वहां, जब ये राहुल गांधी पहली बार बोलने वाले थे, मैं उस वक्त वहां मौजूद था। तो वहां पूरी तरह से, चूंकि आपको जनता सुनना चाहती थी तो आपको दिखाया, अभी जनता का इंटरेस्ट नहीं है कि तो टीआरपी सीधे तौर पर तय होती है। ये लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, और अक्सर मैंने देखा कि उनके पास ये बहुत सरलीकरण होता है, गोदी मीडिया, फला मीडिया या फला वो, उस सब का। फिर
उन्होंने राहुल गांधी ने अपने आप को ही मतलब प्रधानमंत्री मोदी की जितनी कोशिशें रही हों उससे ज्यादा राहुल गांधी की रहती है अपने आप को ऐसी तमाम चीजों में जिग्सा पजल खेलने की। उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन उनको वहां पकड़ लिया किसने? आपके सिर्फ अकेले हेमंता बिस्व शर्मा ने। आपने देखा होगा कि उन्होंने अंताक्षरी की तरह पूरा किया, एक ट्वीट किया फिर दूसरा आया नहीं, तीसरा चौथा, एक पूरी अंताक्षरी में उन्होंने उनको पूरी तरह से परास्त करके राज्य से विदा किया, ये कहते हुए कि मैं आपका इंतजार करता हूं, जरा यात्रा पूरी कीजिए फिर मैं आपको रख लूंगा। तो एक पूरा हुआ। उसके बाद और कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए भी पकड़े गए वो और उसके बाद आपने फिर देखा उन्होंने कहा मैंने खाया नहीं, जिन्होंने खाया वो वहीं रहे हुए। तो मैं यही कह रहा कि आपने अपने आप को एक केंद्रीय नेता से, ये वही आसाम है जहां से इस देश के प्रधानमंत्री ने वहां से राज्यसभा से इस देश का नेतृत्व किया है। उस मकान की ताले में जंग लग गया था। मैंने वो स्टोरी की थी, मैं इसलिए कह रहा हूं संजय जी कि एक बार भी वो शख्स जिसको वहां से जिताकर जनता ने भेजा था, उस ताले की चाबी कभी नहीं खुली थी। वहां जो उसमें पड़ा गमले में जो कैंची थी वो टूट गई थी, उस पर भी जंग लगा हुआ था। यानी ये हालत थी उसकी उस राज्य से जब राहुल गांधी गुजर रहे हैं, जिसने लास्ट टाइम तक तरुण गोगोई जैसा लीडर दिया इस, तो उनके पास कोई वो नहीं था। उसके बाद बंगाल की हालत आपको अपने से मालूम है, दीदी के सामने कोई है नहीं, तो दीदी ने तो उनको इतना भी भाव नहीं दिया कि उनके बारे में थोड़ा सा लोग ये भी मानते हैं कि जब आप किसी के राज्य में आते हैं थोड़ी बहुत आप कर्टसी वाइज, जबकि आपके वो सहयोगी होने के लिए तमाम चीजें छोड़ने को तैयार है। मुझे याद है बंगाल इलेक्शन में वो सिर्फ एक रैली के लिए गए थे, जबकि पहले तय था 2 करेंगे, लेकिन वो सिलीगुड़ी में गए और वहीं से उतर के अपना निकल लिए, जिससे अपना की धन्यवाद उसका। तो उसके बाद से आज तक भी दीदी ने इस बात को भूला नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनको बड़े बेआबरू के लौटाया। और जब उनका 14 फरवरी को वैलेंटाइन था यहाँ यूपी में, तो जो सबसे बड़ी ताकत यहाँ यूपी के उनकी थी, चूंकि जिस तरह से रणनीति की जा रही थी उसमें जयंत चौधरी की खबर पहले से उन्होंने रख दी कि ये रख लीजिए आप, ये आपको एडवांस गिफ्ट। वैलेंटाइन वाले तो फूल तो आज नीतीश कुमार जी दे रहे थे। हाँ, तो वो उस दिन उनके पास क्या होगा ना, राहुल जी तो सोच रहे थे कि कुछ उनको मिलेगा। अब देखिए एक, अब लेकिन आते हैं जयंत चौधरी पे। देखिए इसमें मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि बीजेपी को ये इसमें आरएलडी को ये लगा होगा कि मुझे ये सीट नहीं दे रहा या मुजफ्फरनगर नहीं दे रहा। वो एक हारी हुई खत्म हुई पार्टी है। वो पार्टी जो 2014 में 0.9% वोट भी लेकर नहीं आई थी, वो पार्टी जिसके दोनों बाप बेटे हार गए थे, दोनों बार 2 बार हार चुके हैं, जिसके उम्मीदवार 8 2014 में हारे, 3 2019 में हारे, उस पार्टी के पास कोई ताकत नहीं है। अगर वो पार्टी अगेंस्ट में तो उसके पास इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो वाकई मैं ये कहूं कि अगर वो उसके सामने टिक सके, किसके खासतौर से समाजवादी पार्टी के सामने खड़े होने की भी मैं नहीं मानता कि आज की डेट में कोई हैसियत उनके पास है जयंत चौधरी के। दरअसल ये एक बेस्ट अलायंस है। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी इस सबक को सीख चुके हैं और उस लड़कपन की राजनीति से बाहर आ गए, क्योंकि उनके फादर को या किसी को भी आप कुछ भी कहिए राजनीति में, लेकिन राजनीति में जीत का मतलब होता है। राजनीति में आप जीत के सदन में पहुंचते हैं, ये मतलब होता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब बनते हैं जब आप इस 2014 में इस देश की संसद में पहुंचते हैं। आप ये गौर कीजिए कि चरण सिंह के बाद, चौधरी चरण सिंह के बाद किसान राजनीति जातीय राजनीति में बदली और उसके बाद अजीत सिंह ने उस पूरी राजनीति को दूल दूसरित कर दिया, जिसको कि चरण सिंह जो है एक एक किसान की पार्टियों को, ओबीसी को जोड़कर खड़ा किए थे। आप ये देखिए कि मुजफ्फरनगर में 6,500 से आप तब हारे थे जबकि आपके पास सपा, बसपा और आप खुद थे। तो लिहाजा इस बार आपके पास वो कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप वहां नहीं हो सकते और आप जीते भी नहीं है, क्योंकि वो सीट आपके लिए चौधरी चरण सिंह खुद हार चुके थे 50,000 वोट से। ठाकुर विजयपाल सिंह ने 1971 में सीपीआई जो समर्थित कांग्रेस पार्टी थी उससे हराया था, इतनी बड़े उससे हराया था आपको। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा उनका सीट को लेकर नहीं था। बिजनौर में आपने जयप्रदा को लड़ा दिया था, या उस समय उससे पहले तो वो 2000 वोट भी नहीं ले पाई थी। आप जिन सीटों को देख रहे हैं, अमरोहा में अगर हम कह दें अमरोहा मांग रहे हैं और ये लड़ रहे हैं, तो अमरोहा में जमानत जब्त करा के महान नेता
चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के कुलभूषण जो है राकेश टिकैत वहां से जमानत जब्त करके आए थे। तो जमानत 9,000 वोट को लाए थे। तो इनके पास कोई राजनीतिक ताकत बार्गेनिंग की नहीं है। लेकिन चूंकि जो बीजेपी है इस वक्त कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पिछली बार 27 सीटों में से 19 सीट बीजेपी ने जीती थी। ये दोनों बाप बेटे तब भी हार गए थे, दोनों मुफीद सीटों पर थे। और तीसरी सीट इनके पास पिछली बार मथुरा की इनको मिली थी, जिसमें चौधरी नरेंद्र सिंह हेमा मालिनी से बहुत बुरी तरह हारे थे। तो इसीलिए इनके पास मैं पॉलिटिकल मैं बहुत ही इस तरह का विश्लेषण कर रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही ब्लेड की धार जैसा लगे, लेकिन सच यही है मेरी समझ में कि उनके पास कोई राजनीतिक ताकत इस तरह की नहीं थी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाकर इस बार हाराकिरी कर ले। ये समझौता होना ही था। बीजेपी तो उनको वो सीट भी नहीं देगी, मुजफ्फरनगर भी नहीं देगी किसी कीमत पे। तो अब क्या करेंगे? तब ये वहां से क्यों आ गए? ये तो फिर मुजफ्फरनगर आपको यहाँ भी नहीं मिली। और हरेंद्र मलिक के साथ पहले तो बहुत ही प्यारे रिश्ते थे, फिर उसके बाद बिगड़ गए। जानते हैं ओंकार जी, पहले तो वो आंख के तारे हुआ करते थे, उसके बाद बिगड़ गए। हरेंद्र मलिक तो एक्चुअल में अजीत सिंह के बहुत करीबी रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, इनकी जो पॉलिटिक्स है बेसिकली ये एक बीजेपी ये चाहती है कि एक मोरल जो है, मोरल भी विपक्ष के पास रहे नहीं। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 370 सीट के दावे को सच करने के लिए जो उनकी लड़ाई है उसको हर जगह, क्योंकि ये जीत का अंतर बढ़ा देगा। आप वेस्टर्न यूपी में देखेंगे तो ये जीत का अंतर बढ़ाएगा, इससे ज्यादा इसकी बहुत वैल्यू नहीं। लेकिन जो चौधरी जयंत की राजनीति है, जो इस बार पूरी तरह से कम सेंट्रल से खत्म हो जाती, उसमें थोड़ी ऊर्जा पड़ेगी। क्योंकि 12 फरवरी को छपरोली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया था अजीत सिंह जयंती के लिए। उसके लिए इनके लोग गांव गांव में पिछले 1.5 महीने से घूम रहे थे, अचानक उसको मना कर दिया गया। दूसरा, आप देखिए 26 दिसंबर को याद होगा जब भर्तियां निकाली थी तो उन्होंने योगी सरकार को धन्यवाद दिया था, कहा था मैं बहुत खुश हूं और आपको धन्यवाद। वरना तो किसी को आपको 60,000 वैकेंसी निकली, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन आपने फिर धन्यवाद दिया। कर्पूरी ठाकुर पर धन्यवाद दिया। बेसिकली ये एक सहजता से, जो सहज सुलभ गठबंधन है, जयंत चौधरी को अपनी राजनीति को बचाए रखना है। और इनको बेसिकली किसी भी इस तरह के प्रतिरोध को वो नहीं चाहते, क्योंकि जाट बहुत वोकल वोटर है, बहुत ही ज्यादा जगह अपने न सिर्फ वोट से बल्कि अपने आप से परसेप्शन बना के और सब जगह लड़ने वाला। लिहाजा सबसे बड़ा कारण मैं जो डिस्कस कर पा रहा हूं, मुझे जो लगता है कि जो किसानों ने अभी ये कहा था कि खासतौर से राकेश टिकैत एंड कंपनी ये कह रही थी कि फरवरी में हम फिर जाकर दिल्ली घेरेंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो उसकी हवा निकल जाएगी। क्योंकि अब उनके पास यहाँ आने के लिए ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। आप अभी उसी किसान से जिससे आपने 2022 में ये पूछा था, जो ये कह रहा था, बल्कि ओंकार जी शायद हंसेंगे इस बात पे, जिसने ये कहा था नाश कर दिया साहब नरेंद्र मोदी जी ने और योगी ने, अभी इस समझौते के बाद आप उसी किसान को ढूंढ के जाना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये कहेगा कि मोदी जी से बढ़िया नेता कोई दिखा था हमें देश में? एक बात बता दो, सच बोलियो, है बताओ, योगी जी से बढ़िया शासन चला सके? जी सब देख लिए, सब बेकार है, सही है, यही चलाओगे देश। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक बड़ी चीज है कि किसान मूवमेंट के लिए निकलने वाले ट्रैक्टर अब कम से कम यूपी के हिस्सों से नहीं निकलेंगे। लिहाजा मैं इसमें ऐड कर दूं कि हमारे यहाँ अभी एक आंदोलन चल रहा था कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्रीय आरक्षण नहीं मिल रहा है, और कल के लिए उसकी कॉल थी कि भाई वो जो बॉम्बे वाला रूट है वो रोका जाएगा। मैं तो आज देखता रह गया, कहीं कोई मेंशन ही नहीं था किसी भी पेपर में, कहीं कुछ नहीं आया। और ये भी नहीं पता चला कि भाई कोई बातचीत हुई कि क्या हुआ, वो अचानक जो है वो सारी चीज़ें गायब है। तो ये तो ज़रूर है कि ये जो सारी पूरी जो ये वाली पॉलिटिक्स है और वो पंजाब वाली जो पॉलिटिक्स चल रही थी, जी, ये खत्म हो जाएगी। मुझे बेसिक लाइन ये लगी है, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिटिकल देने के लिए कुछ नहीं है जयंत के पास। दूसरा क्या है कि आप एक परसेप्शन जो हरियाणा में भी एंटी जाट पॉलिटिक्स का है, आप उसको भी धोते हैं। राजस्थान में भी आपके पास कोई इस तरह का लीडर, उनको कोई लीडर नहीं मानेगा। मैं इस बात को जानता हूं, हकीकत से जानते हैं, और हम लोग ये चौधरी चरण सिंह के समय से देख चुके कि वहां कोई नहीं लेगा। उनके पास अपने बहुत बड़े लीडर रहे, चाहे शीश रामोला रहे हो, चाहे कोई भी रहे हो, वीरदा रहे हो। लेकिन ये जो है एक परसेप्शन बनाने की लड़ाई में बीजेपी, आप देखिए, वो ये जानती है कि कहां असर करता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा दांव है अगर उनके साथ। लेकिन जयंत की मजबूरी थी,
उनको आना था, और ये बात मुझे लगता है आपसे भी मैं कई बार बातचीत में कह चुका था कि आना ही है, और जयंत तभी चुनाव लड़ेगा अगर बीजेपी के साथ समझौता होगा, नहीं तो कोई चुनाव लड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। एक हार का सेहरा लगातार तीसरी बार पहनने वाले नेता बहुत जिगरे वाले होते हैं, तो मुझे लगता है वो उनमें जी। ओंकार जी ये बताएं कि क्या बीएसपी का अभी भी रास्ता जोह रही है कांग्रेस? देखिए, बीएसपी की नेता मायावती बहुत चतुर सुजान है इस मामले में। संजय जी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जितने भी ये नेता हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे अलग-अलग राज्यों में वो आपकी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, केसीआर की पार्टी हो, शरद पवार की हो, ममता बनर्जी हो, ये सब कांग्रेस के ऊपर पैर रख कर के आगे बढ़े हैं और उसी का जनाधार छीन करके एक तरीके से इन्होंने अपना जनाधार कायम किया है। मायावती बहुत अच्छे तरीके से जानती है और 2018 का एक सीन भी याद करिए, जब कुमार स्वामी को शपथ ग्रहण समारोह शपथ दिलाई जा रही थी, पूरा विपक्ष वामपंथियों समेत बेंगलुरु में था और तब वो फोटो मिल जाएंगे, गूगल करेंगे तो सोनिया गांधी माथे से माथा लगा करके प्यार जता रही थी मायावती के साथ और मायावती भी और बड़ी प्रियंका गांधी जो थी वो रावण के चंद्रशेखर रावण के पास जाके बैठी थी। लेकिन ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो दलित वर्ग का जो वोटर है, ये कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। 3 वोट बैंक हुआ करते थे कांग्रेस के, जो उसको मजबूती देते थे और बाकी की जातियां अपने जुड़ जाती थी। एक ब्राह्मण, एक मुसलमान और एक दलित। तो चूंकि ट्रेंड दिखाई दे रहा है इस बार सागर दीघी के चुनाव से, फिर तेलंगाना और आंध्रा, इनमें चूंकि मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए डायरेक्टली अलगाव की घोषणा नहीं करना चाहती थी ममता बनर्जी। उसी से अखिलेश यादव भी बच रहे थे और बाकी के घटक दल भी बच रहे थे। उनको लग रहा था कि कांग्रेस के साथ अगर हम दिखेंगे तो ठीक रहेगा मेरे विचार से, वरना तो पहले ही ये सब ऐलान हो जाते और कांग्रेस का रास्ता अलग होता और इन सब का रास्ता अलग होता। मायावती डायरेक्ट कह चुकी हैं कि हम अकेले ही लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, ना बीजेपी के साथ जा रहे हैं ना कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो वो तो उन्होंने तो सारे संदेह खत्म कर दिए। ये अलग बात है कि कांग्रेस के नेता अभी भी लगे हुए हैं। मैं बुरी तरह से लगे हुए हैं, जी बुरी हाँ, तरह से लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कि बहन जी मान जाएं, लेकिन बहन जी लगता नहीं है कि बदलेंगी किसी भी तरीके से। और ये हम ऑन एयर क्या कहें, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी किनारे लगी है, विधानसभा चुनाव हो या 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 में थोड़ी सांस आ गई कि 10 एमपी आ गए उनके, पर जिस तरीके से किनारे लगी है, क्या वो ऐसी लगी हैं? और मायावती लगभग उनका जो लोगों के बीच में जाना या सभाएं करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अलग-अलग मुद्दों पर कई बार चुप्पी साध लेना, ये सब क्यों है? ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, खेल क्या हो रहा है और मायावती इतनी बेबस क्यों दिखाई दे रही हैं। जयंत चौधरी के बारे में मैं एक टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करता हूँ। जयंत चौधरी के बारे में जानकारी ये मिली है मुझे कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उसके तो अभी बाद राज्यसभा में है ना? राज्यसभा हाँ, में है, लेकिन समाजवादी लोकसभा पार्टी में चुनाव शामिल। लड़ेंगे वो, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वो बागपत से इस बार चुनाव लड़ेंगे। सत्यपाल सिंह की बलि ले रही है बीजेपी। मेरे विचार से ये ठीक नहीं हो रहा है सत्यपाल सिंह के साथ, पर हो सकता है सत्यपाल सिंह को राज्यसभा वगैरह में भेजा जाए या कोई और जिम्मेदारी दी जाए। पर जब एक बड़े कोच के लिए कुछ इस तरह की प्लानिंग की जाती है,
तो ये सब होता है, पहले भी हुआ है एक बार। तो अगर जयंत चौधरी को आप केंद्र में मंत्री बनाएंगे, तो जो बात अभी धीरेन्द्र जी कह रहे थे कि वो ट्रैक्टर वाले ढूंढे नहीं मिलेंगे इनको, जो ये आंदोलन जीवी हैं। और उसके बाद संजय जी 2024 के नतीजे आने के बाद ये जो 13 महीने तक दिल्ली का गला दबा करके बैठे हुए लोग थे, उनकी जो जांच पड़ताल शुरू होंगी, वो फिर निष्कर्ष तक पहुंचेंगी, अंजाम तक पहुंचेंगी। ये आप तय मान लीजिए। आपको बस इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मोदी लंबी दूरी के सोच रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये अगले जैसा अनाउंस किया इन्होंने लोकसभा में परसों कि बहुत बड़े बड़े निर्णय लेंगे, तो किसान बिल को लागू करने की दिशा में ये योजनाएं बन रही हैं? मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूं। वैसे किसान बिल अगर लाया जाएगा तो थोड़ा सा दूसरे स्वरूप में लाया जाएगा, लेकिन उनका इशारा शायद सीएए से लेकर के यूसीसी और जो शायद वर्शिप एक्ट है, इस तरह के जो वक्फ वगैरह के मामले हैं, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, शायद उनकी तरफ उनका इशारा है। और कुछ छिपी हुई बातें भी हो सकती हैं जिनके बारे में हम लोग केवल कयास लगाते हैं और पता लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज उन्होंने जो है घोषित कर दी या लागू कर दी। जी। किसान किसान बिल आपको लाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल लाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, किसी भी सरकार के पास कोई चारा नहीं होगा। 46% आबादी जिसकी 14% जीडीपी पे टिकी हुई हो, वो कभी भी वायबल नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपकी मजबूरी रहेगी कि आपको इस क्षेत्र में बड़े सुधार लाने हैं। अगर आप देखेंगे जोत खत्म हो चुकी, गांव में जो लोग गांव से आए हुए हैं निकलकर, हम जैसे लोग, वो जानते हैं कि गांव की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल शून्य में होगी। उन्हीं गांव में अब आपको खुशी दिखाई देती है जिनकी जमीनों के मुआवजे आ रहे हैं, जमीनों से खेती में नहीं है। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये 14% का हिस्सा भी नहीं है, 13 पॉइंट समथिंग ही है टोटल जीडीपी में, लेकिन 46% हाउस होल्ड आपका खेती में लगा हुआ है। तो आपको चेंज लाने होंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी बात में मैं मान सकता हूं कि ऐसा हुआ तो उसमें वो होगा, चेंज हो सकता है। जी, अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि ये तो आरएलडी का जो है ये सबसे ताज़ा चल रहा है मामला। एक एक तो 3 चीज़ें और हुई हैं। एक तो एनसीपी में शरद चंद्र पवार जो है वो उनका राम पार्टी नाम बन गई। सत्य पूरा हो गया नाम है। पूरा नाम पता चल गया, देखिए आपको, वरना शरद पवार ही हाँ। आप मान रहे थे। हाँ, बताइए, अब एनसीपी बताइए। शरद चंद्र पवार बन गई उनकी, और उनका जो घड़ी का सिंबल था वो भी चला गया। दूसरी ओर आज ही ये समाचार आया है कि आंध्र प्रदेश में भी अलायंस जो है वो लगभग तैयार है, और हमारे चंद्रबाबू नायडू इतना पिटा के अंततः 15 सीट लड़ने पर राजी हो गए हैं। 6-7 सीटें जो है वो बीजेपी को देंगे, और 3-4 सीटें जो है वो जनसेना को मिलेगी। तो और तीसरा जो है वो ये कि आज तो अन्नामलाई ने पूरी एडीएमके में सेंध लगा दी। ये सारा का सारा 370 की ओर जाने का प्लान दिखता है। मैं महाराष्ट्र पे टिप्पणी कर देता हूं, बाकी दोनों राज्यों पर धीरेन्द्र जी आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। देखिए, शरद पवार का बुढ़ापा खराब होना था और भतीजे के हाथों ही होना था। उनके कर्म हैं। आप मतलब 83 साल की उम्र में भी घोड़े पे खुद ही चढ़ना चाहते हैं, सेहरा पहने रखना चाहते हैं, तो ये हालत होनी होनी थी। वरना तो एक उम्र होती है जिसके बाद आपको रिटायर कर जाना चाहिए या थोड़ा सा किनारे हो जाना चाहिए। अगली जो तांत है, जो पीढ़ी है, उसको दायित्व सौंप देने चाहिए। और जो बात बार-बार अजित पवार ने भी कही है और प्रफुल्ल पटेल वगैरह भी अब खुल कर के सामने आए और बगावत का झंडा बुलंद किया। वो सब चीजें मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि किस तरीके से सारा घटनाक्रम बताया था अजित पवार ने, कि कम से कम 5 मौके ऐसे आए थे जब शरद पवार ने उनको
और उनके कुछ करीबियों को, यानी जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि आप बीजेपी नेतृत्व से बात करो, हम केंद्र में भी शामिल होंगे और हम राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को शेयर करेंगे और मतलब सौदेबाजी कर लो। मामला हर बार अटकता था सुप्रिया सुले के नाम पर। शरद पवार और सुप्रिया सुले चाहते थे कि केंद्र में उनको मंत्री बना दिया जाए और इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह और महाराष्ट्र की भी जो लीडरशिप थी वो बिल्कुल तैयार नहीं थी कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। हर बार अंजाम तक बात पहुंचते पहुंचते शरद पवार पीछे कदम खींच लेते थे और जिस तरीके से जो महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार हैं उनको पता है कि एनसीपी में अगर कोई काम करने वाला आदमी था सांगठनिक तौर पर और नीति, रणनीति और तमाम दूसरी चीजों को अंजाम देने वाला, वो थे अजित पवार। शरद पवार उतने सक्रिय कभी भी नहीं रहे थे। उनकी बेटी तो एक चना फोड़ने को तैयार नहीं। उनका बारामती का चुनाव भी अजित पवार ही लड़ करके और जिता करके उनको पार्लियामेंट भिजवाते रहे हैं। तो संगठन पर जितनी पकड़ अजित पवार की रही है, और सब जानते हैं जो वहां के हैं, सुबह 6 बजे से कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर देते थे। महाराष्ट्र में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो सुबह 6 बजे अपने दफ्तर में बैठ करके कार्यकर्ताओं से भेंट करना शुरू करे। यही वजह है। देखिए, आरोप लगा देना बड़ा आसान है। जो सुप्रिया सुले ने कल खड़े होकर के आरोप लगा दिया कि कोई अदृश्य शक्ति है जो चुनाव आयोग से ये फैसले करवा रही है। अरे भाई, अदृश्य शक्ति तो वो जहां बैठी है उसका भय आपको है, आप कांप रहे हो, लेकिन उस अदृश्य शक्ति का आपको तब ख्याल नहीं रहा जब अक्टूबर 2019 में आपने देवेंद्र फडणवीस को निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया और एक तरीके से जनादेश की पीठ में भी छुरा घोंपा, केवल बीजेपी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा था। तो वो अदृश्य शक्ति तब आपको दिखाई नहीं दे रही, आज दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने लगभग उसी तर्ज पर फैसला किया है जिस तर्ज पर शिंदे कैंप का फैसला किया था। भाई, सबसे ज्यादा पदाधिकारी इनके पास, सबसे ज्यादा एमएलए इनके पास, जो क्राइटेरिया होते हैं कि जिला अध्यक्ष कितने हैं वो आपने देख लिया, तो फैसला तो यही होना था। लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन जो है वो चरम सीमा पर है और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कहने का आशय ये है कि जो हुआ है महाराष्ट्र में, मेरे विचार से जो अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं वो एक नहीं है, दो हैं, और एक महाराष्ट्र में बैठी है देवेंद्र फडणवीस। इन सब ने मिलकर के ये एक रणनीति बनाई कि जिन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी राजनीतिक कबड्डी खेली है 2019 में, उनको तो ठिकाने लगाना ही है ताकि आगे के लिए इनको अक्ल हो जाए। और बाकी तो भाई ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। जब शिवसेना में बगावत हो गई तो इन्होंने उसको हाथों हाथ जो है ले लिया, एकनाथ शिंदे को। एनसीपी में जब इन लोगों को लगा कि शरद पवार वर्चस्व छोड़ने को ही तैयार नहीं है, संगठन में किसी और को दायित्व देने को तैयार ही नहीं है, तो वहां भी बगावत हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चलो यहां भी मौका है। फिर अजित पवार को आगे कर दिया कि ठीक है, ले लो तुम भी शपथ। तो इस तरीके से दोनों को सबक सिखाया, उद्धव ठाकरे को भी और शरद पवार को भी। और मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपने भी तो यही किया था बीजेपी के साथ जो इन्होंने आपके साथ किया। जी। और धीरेन जी, आंध्र प्रदेश का क्या देखते हैं आप? देखिए, आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे पूरी तरह से रेड्डी ने कांग्रेस को, इसको टीडीपी को एक तरह से बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था। उनके पास कोई नए आइडिया नहीं थे क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर चुके लंबे समय से। अगर आप पॉलिटिकल उनका सफर देखें कि साइबराबाद बनाना, ये तमाम चीजों पर जो उनके काम थे, वो सबके बावजूद जब लगातार
रेड्डी ने जो यात्रा शुरू की थी, उसके बाद से आप टीडीपी को कहीं भी कोई अपने लिए बहुत लाइट नहीं देखेंगे। पिछले चुनाव में भी मतलब लंबे समय से टीडीपी ये कोशिश कर रही थी, अगर आप देखेंगे, कि किसी तरह समझौता हो जाए, लेकिन इस समझौते में बीजेपी की तरफ से कोई गो अहेड नहीं दिख रहा था। बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि उसकी स्थानीय इकाई इस स्थिति में आ जाए ताकि वो बार्गेनिंग ताकत उनकी बढ़ सके। अब ये आज शाम ये उनकी एक प्रपोज थी, एक मीटिंग, मुझे लगता है कि वही होगी, क्योंकि हम लोग अभी इसको देख रहे थे, जो उत्तराखंड में पास हुआ तो कंटिन्यू सुन रहे थे, वहां पटाखे छोड़े जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बोल रहे थे। लेकिन एक मीटिंग आज चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह के बीच में होनी थी, जो पहले नो को प्रपोज थी, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होना है उसके बाद होनी थी। लेकिन ये मीटिंग सिर्फ सीटों को लेकर है, सीट कौन कौन सी रहेंगी, किस तरह लड़ा जाएगा और किस तरह नहीं, क्योंकि पवन कल्याण की जो जनसेना उनके साथ हो चुका है। तो ये एक मोटा मोटी एक ऐसी लड़ाई है, मुझे लगता है कि बीजेपी इसमें अपने आप को थोड़ा मजबूत स्थिति में खड़ा करेगी और आंध्र प्रदेश की उस जमीन पर जहां अभी आपको पूरी तरह से जगन रेड्डी की ताकत दिखाई दे रही है, उसमें डेंट लगेगा। और ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां भी लोग, नॉर्दर्न इंडिया के जो लोग हैं, वो उस पॉलिटिकल, वहां के साउथ की पॉलिटिक्स को इतना ज्यादा गहराई से नहीं देखते हैं जितना कि यहाँ जाट पॉलिटिक्स, फिर यादव पॉलिटिक्स, राजपूत पॉलिटिक्स, ब्राह्मण पॉलिटिक्स, वहां पूरी तरह से कम्मा रेड्डी कापू जो लड़ाई है वो उसी तरह की है जिस तरह की हम सोचते हैं यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में होती है। तो लिहाजा एक बड़ा फैक्शन आज भी चंद्रबाबू नायडू के पास है, ताकत है, उस ताकत को बीजेपी इकट्ठा करके अपने लिए, कम से कम सेंट्रल के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतर रणनीति है, बजाय इसके कि अब आप इस पर प्रयोग करें। इस बार जबकि आप खुद प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ये ऐलान कर चुके कि हम इस बार इसमें बड़े फैसले करेंगे, तो आपके पास बड़ा बहुमत भी होना चाहिए। उन सब फैसलों को लेने के लिए कि आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए, तो उस ताकत को जुटाने के लिए आप बहुत सारी चीजें फ्यूचर के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके कैंडिडेट अगर आंध्र प्रदेश में जीतते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार 84 में एक कैंडिडेट जरूर वो था, अदरवाइज तो आपको यहाँ से जीत के जाना है। अपने कैंडिडेट जहां जहां जीतते हैं वहां वहां आपकी पार्टी का एक बेस मजबूत होगा, लेकिन आप अब बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। तो एक बेहतर वो है, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी मदद है और बीजेपी अपने लिए भी एक बड़ा वहां बूस्ट अप हासिल कर सकती है। इसके अलावा आज जो सबसे बड़ा था, क्योंकि जब सुबह 11:30 बजे के करीब आया या 10:30 बजे तक ये आया कि आज एक मेजर ज्वाइनिंग होना है बीजेपी में, तो सबके जहन में इधर राज्यसभा को लेकर हो रहा था या न्यूज को लेके हो रहा था, फिर ये हुआ कि राजीव करेंगे, तो तब ये लगा कि अन्नामलाई ने जो एक बड़ा काम, जो लंबे समय से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक बड़ी कोशिश थी, एक वैक्यूम जरूर था जो अन्नामलाई ने भरा है। अगर हम देखें कि पलनीस्वामी और वो तमाम लोग जो जिन्होंने बीजेपी के साथ अपना ब्रेकअप किया था एआईडीएमके के, वो भी एसडीपीआई की रैली में कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे कि उनकी जो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हर हालत में की जाएगी और हम बीजेपी के एजेंडे के साथ नहीं जा सकते। इससे पहले आप देखिए, पूरी तरह स्टालिन की पार्टी के लोगों ने तो सनातन को नष्ट करना, रोक कहना, ये सब करना, तो आपने एक पूरी पॉलिटिकल लाइन एक पूरी पार्टी को दे दी। और ये बात वहां बीजेपी को अब समझ में आ रही है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो 15 विधायक है, पूर्व विधायक हैं, जीते हुए लोग हैं, इनमें कंडा स्वामी जैसे लोग को तो नॉर्दर्न इंडिया के लोग भी जानते हैं। ये एक अच्छी लाइन है, एक पूर्व सांसद है। तो मुझे लगता है कि वो जो एआईडीएमके का फैक्शन था जिसको जयललिता लीड करती थी एक बहुत बड़े वोटर्स के लिए, क्योंकि स्टालिन भी और एआईडीएमके भी जिस धर्मनिरपेक्ष के नाम पे एसडीपीआई की रैली में जाती है, या मुस्लिम वोटर्स के लिए या क्रिश्चियन वोटर्स के लिए, उनसे लड़ाई अब बीजेपी को नहीं लड़नी होगी। बीजेपी के पास एक नेतृत्व है, एक युवा लीडर है, और इसके साथ साथ हम लोग उस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को देख रहे हैं जो तमिल संगम का काशी में जो हो रहे हैं, एक के बाद एक हुए। फिर तमिल संगम के अलावा आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी लगातार साउथ पर केंद्रित किए हुए थे। तमिलनाडु पर अक्सर आपने देखा होगा, यहाँ बहुत सारे सांकेतिक काम होते थे जिनमें तमिलनाडु की तरफ से हमने होते हुए देखा, चाहे आपने साउथ की तरफ से आया हुआ सेंगोल और तमाम चीजों की पुनर्स्थापना हम लोगों ने धर्मदंड की देखी। तो ये सब चीजें उसी लंबी राजनीति का हिस्सा है
और हमको इस बार वहां भी कम से कम जिस तरह से वोट के तौर पर आपने देखा 15% तक आप केरल में देख रहे हैं, और जब 15 से 20% के पास आ जाती है वोट ताकत, तो आप फिर जीत और हार के बीच में आ जाते हैं, यानी आप कहीं कहीं ये बैलेंस करने लगते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी इस बार तमिलनाडु में काफी अपने आप को रिवैम्प कर रही है, और एक पूरी लड़ाई एक तरह से एक नया चेंज होता हुआ जो हम देख रहे हैं कि जब उस पहाड़ी पर आपने देखा होगा वो क्रिश्चियंस चर्च को लेके जब नाम चेंज किया, तो जिस तरह से अपार जो सनातन जो लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ, उससे पहले ये देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि एक अजीब किस्म की राजनीति वहां हो रही थी, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया का जो कम्युनिकेशन चैनल थे उस तरह नहीं थे, और वो जो लीडर थे एआईडीएमके या डीएमके या पेरियार या तमाम वो जो एमडीएमके जो पार्टियां थी, वो पूरी तरह से नॉर्दर्न राज्यों के लोगों के खिलाफ अपनी नफरत और उसके सहारे कर रही थी। नहीं तो 67 से हम तमाम लोग जानते हैं कि वहां की पूरी राजनीति में अपर कास्ट का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं था, लिहाजा आप उनको गाली देकर लंबे समय तक कर रहे थे, आप नॉर्दर्न इंडिया का डर दिखा रहे थे। अब जिस तरह से इंटरेक्शन हुआ, जिस तरह से मीडिया कम्युनिकेशन खड़े हुए हैं, उसने उस डर की हवा निकाल दी है, और लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ है कि इस देश को अलग नहीं किया जा सकता, इस देश में इस तरह की चीजें नहीं की जा सकती। बल्कि मैं तो ये तक कहूंगा संजय जी, आपको तो अच्छे से याद है तमिलनाडु की उस पॉलिटिक्स, खासतौर से लिट्टे के उस समय भी कितने खतरनाक बयान उधर से दिए जाते थे, लेकिन चूंकि नॉर्दर्न इंडिया में उस वक्त इस तरह से साउथ की पॉलिटिक्स को नहीं देखा जाता था, सिर्फ हम लोग ये मानते थे फिल्म स्टार्स के लोग हैं, ये है, लेकिन हम लोग उस गहराई को नहीं समझते थे जिसके सहारे वहां की राजनीति ने नॉर्दर्न इंडिया या भाषाई भेदभाव को बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज की डेट में ये अच्छी बात है, अन्नामलाई जैसा, हालांकि उनका कितना वो है, अभी मैंने उनके साथ घूम के नहीं देखा, मैंने उनकी रैली को वैसे देखा, मैंने तमिलनाडु को कवर किया है चुनाव में, लेकिन अभी नहीं देखा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि उनका व्यक्तिगत करिश्मा कितना है, लेकिन ये जरूर है पार्टी के तौर पर वहां पार्टी उठ रही है, राइज कर रही है, और इस तरह के जो चेंज है वो मुझे लगता है एक पूरी पॉलिटिक्स को जो खुला छोड़ रही थी उसको वैक्यूम को भर रहे हैं। जी, बड़े अच्छी विश्लेषण किया आपने, और इससे ये दिखता है कि प्रधानमंत्री जो हैं, जो आज उन्होंने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस के 40 से कम आएंगे, तो वो निश्चित रूप से इसके प्रति बहुत गंभीर हैं, और कोई भी जरा सा भी मौका नहीं छोड़ रहे कि कहीं भी इनको टोटली और कंप्लीटली डिमोरलाइज करने का, जैसा कि ओंकार जी ने आरंभ में कहा था। और आज उन्होंने वो कर्नाटका वाले की जी भी हवा निकाल दी कि साहब हम टैक्स देते हैं, और नॉर्थ इंडिया वाले जो हैं उनको सबको जाता है। दरअसल देखिए, ये तो पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी को इतने आक्रामक अंदाज में देखा है। कम से कम 2-3 मुद्दों पर वो आक्रामक हुए। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी पर बरसे थे कि और कितना टुकड़ों में बांटोगे और किस किस तरह की हरकतें करोगे, और राज्यसभा में जो डीके शिव कुमार के भाई सुरेश ने जो बयान दिया था, उस पर भी वो बहुत एक तरीके से, आमतौर पर इसके लिए जाने नहीं जाते हैं, शांत तरीके से सदन की अपनी एक गरिमा और मर्यादा होती है, और उसी के अनुरूप वो आचरण करते रहे हैं, व्यवहार करते रहे हैं, बहुत गंभीरता से अपनी बात रखते रहे तथ्यों के साथ। लेकिन कम से कम 2 मुद्दों पर इसी, एक तो राष्ट्र की एकता अखंडता को लेकर के जिस तरीके से आक्रामकता दिखाई है, देखिए ये भी एक तरीके से आप मतदाताओं को, भारत के नागरिकों को, वो चाहे भारत में हैं या भारत के बाहर कहीं बसे हुए हैं, उनको एक मैसेज देने का एक तरीका है उनका कि जब भारत की संप्रभुता की बात आती है, एकता अखंडता की बात आती है, तो फिर हमें किस तरीके का रुख और संदेश भी जो है वो देना चाहिए। दूसरे जो आप चर्चा कर रहे हैं, दोनों दिन लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, मैं तो ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने टोन सेट कर दी है। एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण ही अपने आप में तमाम तरह की जो उपलब्धियां होती हैं सरकार की, उनको गिनाने और बताने का होता है, और उसके जवाब जो बहस होती है उस पर विपक्षी दल जो अपनी अपनी बात रखते हैं,
उसका उत्तर देने के लिए जब प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, और खास तौर से मैं तो 2014 के बाद के प्रधानमंत्री को देख रहा हूं, हर साल इस उद्बोधन का, इस जवाब का सबको इंतजार रहता है कि देखते हैं नरेंद्र मोदी इस बार कौन कौन से पॉइंट्स पर, किन किन मुद्दों पर धुलाई करने वाले हैं और किस अंदाज में धुलाई करने वाले हैं। और बहुत शोध के साथ, उनके पास जो भी टीम है वो गजब है, बहुत शोध के साथ आते हैं, बहुत तैयारी के साथ आते हैं। और जो नेहरू वाला प्रकरण जो लेकर के आए हैं, जो चिट्ठी नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी, उसने तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को नेकेड कर दिया। और उन्होंने बता दिया कि भाई ना तो आप दलितों को आरक्षण के पक्ष में थे, ना नौकरियों में आरक्षण के पक्ष में थे, और किस किस तरह की बातें उसमें लिखी गई थी। बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो आरक्षण का विरोध करते रहे हैं, उनके अपने तर्क हैं और वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से आप करेक्ट नहीं हो सकते। और आपके पहले ही प्रधानमंत्री की ऐसी चिट्ठी अगर वो लेकर के आ गए, तो और इतना बड़ा खुलासा और भंडाफोड़ कर दिया उन्होंने, जो अब तक दबा छुपा था, तो इसके कितने बड़े नुकसान आपको लोकसभा चुनाव में और हो सकते हैं, मेरे विचार से। और बहुत सारी बातें ऐसी उन्होंने की हैं और कांग्रेस को ही फोकस में रखा है एक तरीके से। राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, या दोनों कमांडर का नाम लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी हों, वो लगातार उन्हीं पर फोकस रखे हुए हैं। तो वो जानते हैं कि स्टार्टअप, एक ऐसा स्टार्टअप दे दिया जो ना लॉन्च हो रहा है ना, तो इस तरह की जो भाषा उन्होंने यूज की है, उसके अपने संदेश और संकेत हैं। और चूंकि अब से करीब करीब 10-15 दिन बाद पूरी तरीके से जो है लोकसभा चुनाव में देश चला जाएगा और सभाएं वगैरह शुरू हो जाएंगी, मीटिंग्स में कैंडिडेट कौन कौन किस किस राज्य के होंगे, वो सब चीज़ें तय हो जाएंगी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि इन दोनों भाषणों से नरेंद्र मोदी ने 2024 के आम चुनाव की शुरुआत कर दी है। जी, आइए तो अब हम चलते हैं एक आज मतलब आप उस पे वैसे मुझे लगता है संजय जी अलग से करेंगे ही आप अपने से, लेकिन आज अद्भुत भाषण था योगी जी का भी। धन्यवाद हाँ, भाषण जिसमें योगी जी का भी मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया हूँ। अरे सुनूंगा आज उसको। अद्भुत भाषण है। उन्होंने कहा कि 3 आस्थाएं, आस्था ने सिर्फ 3 जगह मांगी है। महाभारत में 5 गांव मांगे थे, महाभारत हुआ। आज उन्होंने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी 3 चीजें मांगी गई थी। अयोध्या का इतना दिव्य वैभव देखने के बाद नंदी जी खुद ही बाहर आ गए, खुद ही वो भला शांत कैसे रहते, और कृष्ण तो चंचल हैं, वो कैसे छोड़ेंगे, वो कैसे रहेंगे। तो अद्भुत भाषण है आज, वो उनको उसमें ये देखिएगा। भी एक वो संदेश भी है कि 3 नहीं दोगे वही तो वही मैं कह महाभारत रहा हूँ। तो होकर रहेगा। 24 का जो उन्होंने लाइन जो तय की है, मैं ये कहूंगा कि आज की लाइन जो है, उन्होंने कहा कि भारत का बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ऐसा पहली बार हुआ, आजादी के बाद ही हुआ। अयोध्या का उत्सव जब हमारे नंदी बाबा ने देखा तो कहा मानने वाले थे, रात्रि में बैरिकेडिंग तुड़वा डाले, इसके बाद कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। तो मेरा कहना, आज हम लोग जब इसमें थे, जब इधर देख रहे थे, योगी जी ने उधर एक टोन सेट कर दी कि भाई हमारा आइडिया 3 पर है। उसके अलावा उन्होंने फिर बाकायदा पूरा वो पढ़ा कि मैंने सिर्फ 5 ग्राम मांगे हैं, लेकिन आशीष ले ना सका दुर्योधन, वो भी आशीष ले ना सका। उन्होंने पूरा पढ़ते हुए आज कहा। यूसीसी के बीच में मतलब आज योगी जी का वो खूबसूरत, जो मुझे लगता है कि बेहतर भाषण गिना जाएगा आज का। जी जी जी। तो आइए चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। और सबसे पहला प्रश्न आ रहा है अंशुल शर्मा जी का। सर, क्या टीडीपी और बीआरएस से भी गठबंधन कर सकती है बीजेपी? टीडीपी से तो हो रहा है, हाँ, और बीआरएस का तो अभी तक तो नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि बीआरएस से करेगी, क्योंकि अब उसके पास पूरा चांस है नंबर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को पीटना अच्छी तरह से जानती है बीजेपी, तो वो नहीं चाहेगी कि बीआरएस को फिर से मजबूत करे। अंशुल शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर आरएलडी से गठबंधन होने के कारण क्या बीजेपी की स्थिति हरियाणा के विधानसभा चुनावों में मजबूत होगी? क्या अपने दम पर बहुमत आ सकता है?
नहीं, अपने दम पे और बहुमत तो उसका 2014 में आया था, आया 47 था सीटें आई थी, आया था। लेकिन 2019 में लटक गई थी, 40 सीटें आई थी। जहाँ तक जयंत चौधरी के बीजेपी में आने और उसका इम्पैक्ट हरियाणा में होने का, वो बिल्कुल नहीं। नहीं, कोई चांस जयंत चौधरी तो फिर भी अभी नौसिखिए नेता हैं। इनके नहीं। पिताजी अजीत सिंह, उनका कभी हम्म, हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं रहा। उनके भी पिताजी चौधरी चरण सिंह, जो देश के कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री भी रहे, उनका भी कभी हरियाणा में कोई किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। गायत्री देवी चुनाव हारी थी वहां से। नेक्स्ट, गंगाराम आर्य जी कह रहे हैं, राम राम जी सर, वीडियो सीरीज बनाकर कांग्रेस को मुस्लिम लीग साबित कीजिए। इसको साबित करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डबल ए जी कह रहे हैं, सर लद्दाख और कश्मीर की वोटिंग हो रही है ना, उधर का आपका क्या आइडिया है? 15 MLAs AADMK के पॉलिटिशियंस ने बीजेपी ज्वाइन की, इसका क्या संदेश हम समझें? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला भी बताइए प्लीज। धीरेन जी। देखिए, मैं बता रहा हूं कि लद्दाख और उसमें हो रहा है, जिन लोगों ने उस वीडियो को उठा के पोस्ट किया, जो सोनम वांगचुक और उस भीड़ का, तो वो भीड़ स्टेटहुड के लिए थी। वहां आज भी बीजेपी को लेकर वहां के लोग, क्योंकि मैंने वहां खूब दिन बिताए हैं, वो जानते हैं, वो लोग इसको लेकर बहुत खुश है, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि कब उनको जम्मू कश्मीर की तानाशाही भरे रवैये की जगह से उनको हटाया जा सकता है, क्योंकि वहां कभी भी लद्दाख को लेके कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई कोई कंसेप्ट नहीं था। श्रीनगर के आईडीए में वो एक इसी तरह से जो फिफ्टम वाला होता था, उसको उसी तरह इस्तेमाल किया जाता था, उसको लेकर है। लिहाजा जम्मू कश्मीर कश्मीर और जम्मू में बीजेपी का बहुत अच्छा इस वक्त पोजीशन है, कोई कमजोर पोजीशन नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि वो कुछ टूटे हुए लोग इधर उधर की वो बातें करते हैं, तो वहां ऐसा नहीं है। मोदी खुद पर्सनली बहुत बड़ी अपनी उनकी इमेज इस वक्त है, और 370 के बाद अच्छी इमेज है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रही बात तमिलनाडु की, तो हमने विस्तार से उसको समझाया है कि क्या है। केरल में मुझे लगता है कि अब जिस तरह से कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में ये जो लड़ाई है, जो वहां उनको बीच में द्वल जो है, उनको तय नहीं कर पा रहे वो, कि बंगाल में वो साथ लड़ेंगे और केरल में, हालांकि पिछली बार वो ये रस्साकसी कर चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीधा सामना है। मुझे लगता है कि जो क्रिश्चियन जो एक सपोर्ट है, धीरे धीरे बीजेपी की तरफ मिलता जा रहा है। 15% वोट शेयर बहुत ताकत का वोट शेयर होता है। अगर आपके पास 5 से 7% वोट शेयर आप हासिल करते हैं, तो आप सीटों की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा नहीं, आप देखेंगे पीएफआई पर जिस तरह की एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। टी जोसेफ का केस मुझे लगता है शायद हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, संजय जी, जिसके हाथ काटे थे प्रोफेसर के, उसमें 15-16 लोगों को जिस तरह सजाएं दी गई हैं, तो मुझे लगता है कि उसका फर्क पड़ रहा है, और अच्छे चेंजेस होंगे वहां। जी, नेक्स्ट, लोन वोल्फ कह रहे हैं, व्हाट अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज मॉन्यूमेंट स्टैच्यू इन मुंबई सी, वेयर भूमि पूजा वाज डन बाय मोदी जी, मोदी की गारंटी इफेक्ट ऑन महाराष्ट्र इलेक्शंस? मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, आप में से किसी को हो तो बताएं। छत्रपति शिवाजी वाला जो सबसे बड़ा वो बनाया जाना था अंदर की तरफ, लेकिन उसका अभी अपडेट क्या है, उसमें क्या हुआ वो नहीं है, क्योंकि वो सबसे ऊंची जो अंदर बनाई जानी है, उसके लिए बाकी सब चीजें तो पूरी हो चुकी थी। वो जो अंदर सी साइड में बहुत ही खूबसूरत, और उसका जो उन्होंने दिया था मॉडल, वो बहुत खूबसूरत था। उसका डेवलपमेंट कितना है, उसका वो कितना है, वो मैं एग्जैक्ट नहीं अभी तक बता पाऊंगा। विघ्नेश प्रभु जी कह रहे हैं, व्हाई बीजेपी वांट्स टू रिड्यूस इट्स सीट्स इन यूपी विद आरएलडी, is 370 seats if it's giving more seats to allies? In Andhra Pradesh, CBN, Jai Sena 15-16 seats and BJP 9-10 seats. ये इन्होंने सूचना दी है विघ्नेश जी ने, धन्यवाद आपको। आरएलडी वाला तो वो बता दिया ना, जो कि जो लॉन्ग टर्म सा भी प्लान है, और बहुत ज्यादा वो नहीं है, 2 सीटों से ज्यादा उनको नहीं देंगे। अगर उससे ज्यादा कैंडिडेट होगा तो बीजेपी का कैंडिडेट होगा, उनका सिंबल होगा, वो भी तीसरी सीट पे। मैं मैक्सिमम बता सकता हूं अभी भी कि 3 सीट से ऊपर किसी कीमत पर बीजेपी उनको देने नहीं जा रही है। उनका कैंडिडेट होगा,
बीजेपी का उसमें, और उसमें सिर्फ 2 को, चूंकि उनको आना है इसलिए आना है, ये बीजेपी भी जानती है। 3 सीट तो फाइनल हैं, कैराना, बागपत और अमरोहा, वो तो हाँ दे रही है। जी, चौथी सीट पे पेच फंसा हुआ है, मथुरा वाली पे। मुझे लगता नहीं कि वहां उनको देंगे। 4 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी आरएलडी के हाँ, लिए। और तो उनको 2 से ज्यादा की उनकी पॉलिटिकल भी मुझे लगता नहीं कि है, बीजेपी चूंकि वोट को इतनी लेके कर स्टैंडिंग रही है है, नहीं। वरना तो उनको बहुत ज्यादा इससे कोई बेनिफिट नहीं है बीजेपी को। जो बेनिफिट है वो इनको ही है। उनको बेनिफिट ये है कि ये जो पंजाब में जो तमाशा प्लान कर रहे थे, पता नहीं है आजकल तो उसकी बात सुनाई नहीं पड़ रही, उसकी हवा निकल जाएगी। नेक्स्ट इज वीपी। वो सर मैं बता दूं, वो सिंधुदुर्ग में स्थापित कर दी गई है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था उसका, जो उनकी प्रतिमा है महाराज शिवाजी की, उसका उन्होंने किया था, ये किया था 4 दिसंबर 2023 की वो खबर थी, उसको कर दिया गया है जी। नौसेना की तरफ से शिवाजी जब गए थे उसमें, तो उसमें उन्होंने वो किया है उसका नाम जी। आगे से Voters in Maharashtra are very confused as which party to vote because of the split up. Will Congress benefit from the split as all mullahs are united and consolidating to vote for one party? What is your view? ओंकार जी। कन्फ्यूजन तो है, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, और शायद वो कन्फ्यूजन समझते हुए ही तमाम तरह के एहतियाती कदम जो हो सकते हैं वो उठा रही है बीजेपी अपने स्तर पर। अब वो देखने वाली बात है, क्योंकि 2 तरह की खबरें आ रही हैं ना वहाँ से। एक जो सर्वेज आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब जो ओरिजिनल शिवसेना के आपके नेता हैं उद्धव ठाकरे, और ओरिजिनल एनसीपी के जो नेता हैं शरद पवार और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर के जो है वहाँ ज़्यादा सीटें ले जाएंगे। इस तरह की चीज़ें आ रही थी 3 महीने पहले। इधर तो कोई नया सर्वे ऐसा नहीं आया है जो उसको अंडरलाइन करता हो और उसकी पुष्टि करता हो कि अभी भी लोगों का मूड वैसा ही है। देखिए, चीज़ें बदलती हैं जब ज़मीन पर उतारने के लिए किसी के पास कैंडिडेट का भी वो कहते हैं ना कि कमी पड़ जाए और दिक्कतें शुरू हो जाए। उद्धव ठाकरे के पास अब कैंडिडेट ही कहाँ बचे हैं, कहाँ से लड़ाएँगे? इसी तरीके से शरद पवार, संगठन उनके पास नहीं है, काम करने वाले नेता उनके पास नहीं है, मैदान में जाकर के प्रचार करने वाले भी नहीं हैं। शरद पवार की उम्र हो रही है, 83 साल की उम्र है। उनकी बेटी कभी संघर्ष करती हुई दिखाई ही नहीं दी हैं, तो काम करने वाले सब चले गए हैं। इसी तरीके से जो एकनाथ शिंदे हैं या अजित पवार है, वो दिन-रात वहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है। तो अपना बेस जो है वो बढ़ाने के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो थोड़ा बहुत कहीं कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश भी ये लोग कर ही रहे हैं। देखते हैं। नेक्स्ट विघ्नेश प्रभु जी के ये वेरी गुड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। In AP, there is huge anger in urban areas with Jagan. After CBN, no leader in TDP and BJP can make inroads later. Only in Karnataka, BJP overconfident, where 7 seats are at risk. धन्यवाद विघ्नेश जी। विघ्नेश प्रभु जी आगे बता रहे हैं, तमिलनाडु में फाइनल मोदी टच विल ब्रिंग ह्यूज स्विंग. As of now, BJP is at 18%. In Kerala, if BJP tops Edava, who are 23%, it can create magic with existing vote. बिल्कुल सही है। 18 और 23% वोट तो बहुत अंतर कर देते हैं। एजवा बहुत ताकतवर कम्युनिटी है वहाँ, बहुत बड़ी। हाँ, तो लेकिन एडवा तो ओबीसी है, एडवा इज नॉट एससी। VP, what's role of MNS in coming election? Are they with BJP और इंडी गैंग? मुझे लगता है MNS तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ, अभिषेक तिवारी जी कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा दे दो केवल 3 मंदिर। हाँ, तो वो तो उन्होंने इसलिए कहा, वो तो कृष्ण का रोल अपना रहे हैं
कि 3 दे दो, वो देंगे नहीं, उनको पता है। तो उसके बाद महाभारत होगा। ईशान तिवारी, क्या ग्लोबल लेफ्ट को नाम बदलकर ग्लोबल रुदाली रख देना चाहिए? आजकल रोने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है उनके पास। वो अच्छा है, जितना रोएंगे उतना हम लोगों की ऊर्जा बढ़ेगी। उनके आंसुओं से बहुत ऊर्जा आती है। वेरी गुड, रोते रहना। उनका भी मन हल्का होगा। उनका भी मन हल्का होगा, सही है। शिरीष एम जी, कैचिंग अ लाइव शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। धन्यवाद शिरीष जी, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाई इज बीजेपी इग्नोरिंग पंजाब एंड उड़ीसा? पंजाब एंड उड़ीसा जी। देखिए, पंजाब की जो जमीनी हकीकत है वो तो आप और हम लोगों से छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक अकाली दल की पिछलगू बनी रही और अकालियों के प्रेशर में बीजेपी अपनी लीडरशिप वहां पर इमर्ज नहीं कर पाई, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा उनको और अभी समय लगेगा। अभी अभी तो ये भी तय नहीं है कि अकालीज के साथ 2024 के इस इलेक्शन में जाएंगे या अकेले, या जो भी कांग्रेस से आयातित नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर से लेकर के सुनील जाखड़ और तमाम दूसरे लोग, उन्हीं के आसरे या सहारे, या जो बीजेपी का अपना एक वोट बैंक रहा है शहर में, अगर वो बचा हुआ है तो। क्योंकि ये जो 13 महीने का आंदोलन चला था, इसने बड़ा भारी नुकसान किया है बीजेपी का। तो अभी पंजाब में तो कम से कम उसको संभलने में समय लगेगा, वहां से तो आप ज्यादा अपेक्षा कर नहीं सकते हैं। उड़ीसा का जहां तक प्रश्न है, उड़ीसा में मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा ग्राफ उसका ऊपर जाएगा। जी नेक्स्ट, अमेय, कांग्रेस अब रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करने की बात कर रही, वो 100% कर देना, उसको कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। मतलब कांग्रेस अब कांशी राम वाला फॉर्मूला, वो अब कुछ भी कर सकते हैं राहुल बाबा। वो जब शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हुए बजाय शिवलिंग पे चढ़ाने के और वो उसके साइड में डाल देते हैं, तो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती। श्री हर्ष, जेपी जी कह रहे हैं कि ओंकार जी, यू स्पोक अगेंस्ट सुखपाल खैरा अरेस्ट, ही इज आउट नाउ इन स्पीकिंग फॉर जस्टिस फॉर अमृतपाल सिंह एज अट्रॉसिटी ऑन सिख यूथ, ही इज सॉफ्ट खालिस्तानी। नहीं, मैंने उसकी गिरफ्तारी के तौर तरीकों और टाइमिंग को लेकर के बात कही थी। ये नहीं है कि वो कोई दूध के धुले हैं या मैं कोई सर्टिफिकेट किसी को दे रहा हूं। वो जो टाइमिंग थी, भाई 8 साल पुराने किसी केस को आप अचानक खोलेंगे और ड्रग्स के आरोप लगा करके आप उसको अरेस्ट करेंगे, और जब उसको जमानत मिलेगी उसको फिर अरेस्ट कर लेंगे। तो ये जो इंटेंशन थी, मैं इस पर टिप्पणी कर रहा था, ना कि मैं कोई उनका बचाव कर रहा हूं। जी नेक्स्ट, श्री हर्ष, टीडीपी कैडर अब्यूजेस मोदी एवरी डे, इवन राम मंदिर। हाँ, यही जो है वो बाद में प्रशंसा करने लगेंगे अब और गाने लगेंगे गीत। नेक्स्ट, उपाध्याय राठीराज, it seems that BJP is completely ignoring झारखंड, if so then why? अरे इग्नोर करते होते तो हेमंत सोरेन अरेस्ट होते क्या? अभी कैसी बात कर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी की लीडरशिप जहां बीजेपी नहीं है उसको भी इग्नोर नहीं करती है। हाँ, वो तमिलनाडु को इग्नोर नहीं कर रहे, आंध्रा को इग्नोर नहीं कर रहे, झारखंड को कैसे इग्नोर? विठल जी पूछ रहे हैं, सर कोई कंफ्यूजन नहीं है महाराष्ट्र वोटर्स में, ये सब मराठी चैनल वाले फेक सर्वे करते हैं, ऑल हेट मोदी बीजेपी, शरद पवार के चमचे हैं, डोंट बिलीव देम। इस पे तो मैं भी यकीन करता हूँ कि जिस तरह से मैं बातचीत सुनता हूँ और वो ग्राउंड पे अलग निकलती है, वो लोग ये यकीन दिलाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि मराठा प्राइड बहुत बड़ा उनको लगता है कि उनके पास एक रीजनल अप्रोच की हर जगह आप देखेंगे ग्राउंड होती है। वो कोशिश करते हैं, वो जैसे हम लोग भाऊ के उन पर भी बात करते हैं, तो वो उनको भी वो बहुत ज्यादा उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये इनको ग्राउंड नहीं मालूम है, ये सब चीजें। ये वहां का मैं चूंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, जो उन लोगों के साथ बातचीत होती है, जबकि
सबसे कमजोर जो जितने रीजनल लीडर हुए जिनको इस देश ने ताकत दी है अलग अलग उसमें सबसे कमजोर शरद पवार है, जो अपने दम पर कभी सरकार नहीं बना पाए। लेकिन दिल्ली के पत्रकारों के सबसे बड़े चाणक्य के तौर पर या पूरे देश की राजनीति एग्जैक्टली बस वो अजीब सी बात है, क्योंकि इंग्लिश मीडिया का एक बहुत करीब, क्योंकि मुंबई वही सेंटर हुआ करता था, भले ही आप दिल्ली को कहें, लेकिन इंग्लिश मीडिया का ये जो बहुत लंबे अरसे तक जो मक्का बना रहा वो मुंबई ही होता था। तो लिहाजा वहां उन लोगों को शरद पवार जो किया करते थे और जिस तरह की ताकत वहां अर्जित की थी, उनके तमाम क्रिमिनल्स का जो एक आइडियोलॉजी वहां बनी थी उस सबका, जिसमें उन्हें याद भी होगा। मैं आज भी सोचता हूँ ये कैसे संभव हो सकता है कि जिसमें एक मुख्यमंत्री बाद में ये कह रहा हो कि हाँ मैंने जानबूझ के झूठ बोला कि उसमें हिंदुओं ने विस्फोट किया था। ये बात कोई सोच कैसे सकता है? कोई शपथ लेके परजरी करना दुनिया के किसी देश में ये नहीं किया जा सकता, उसने किया। तो ये एक लॉबी है जो वहां मजबूत करना, वरना तो ग्राउंड पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर किसी को वहां कोसा जाता है पॉलिटिकली तो वो देवेंद्र फडणवीस है। उनको नकारने की, उनको हटाने की इतनी कोशिश होती है और वो उसके मुकाबले किसको रखते हैं? नितिन गडकरी को, कि ये बेहतर है, क्योंकि वो जानते हैं कि ग्राउंड पे किस आदमी की ताकत क्या है, तो वो उसको निगेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा, मैं विट्ठल की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वहां कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि ठीक है उद्धव ठाकरे को जनता का सहमत मिल रहा होगा, एक रोटी थी उसमें से कम आधी तो रोटी गायब होगी, आधी रोटी गायब होगी तो बचेगी आधी ना, ये तो तय हो गया ना। अजीत पवार कम से कम कार्यकर्ताओं की सीट नहीं ले गए, संगठन के लोग तो ले गए, वो तो कम होंगे ना। तो ये सिर्फ आप देखेंगे वो अजीब किस्म की कहानियां वहां चलती हैं। जी। हाँ, अगला है रविंद्र जी कह रहे हैं, आई सपोर्ट केजू एंड हिज रूथलेसनेस अगेंस्ट जर्नोस, नपुंसक बीजेपी आरएसएस शुड लर्न समथिंग। अच्छा जी, आई होप चाटुकार्स लाइक यू जेल देन ओनली यू विल वेक अप। अच्छा रविंद्र जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, और इसी के साथ जो है हम बंद करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को, धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।